लेआउट्स इसलिए क्यों ज़रूरी है, क्या चीज़ होती है, मैं सारा बताऊंगा। ठीक है, अब लेआउट्स इसलिए ज़रूरी होती हैं ताकि हम चीज़ों को उनकी जगह पे प्लेस कर सकें। जब भी हम फॉर एग्जांपल अगर हम अपने मोबाइल को लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में चेंज करें या पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में चेंज करें, या अपनी एप्लीकेशन को जिस तरह के आप लोगों को पता है कि फ्लटर की है मोबाइल पे भी चल जाती है और सेम कोड बेस आपकी वेब पे भी चल जाती है, क्योंकि वेब की स्क्रीन जिस तरह आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन होती है इस तरह होती है, तो फिर उसमें आपका जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो चेंज होती है। अब लेआउट्स का फ़ायदा ये होता है कि आप चीज़ों को ईजीली मैनेज कर सकते हैं, उनकी प्लेसमेंट आप अपने हिसाब से सही कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके मोबाइल की स्क्रीन इस तरह है, ठीक है, ये आपके मोबाइल की स्क्रीन। अब जो दो हमारी मेन लेआउट्स होती हैं ना, उनमें से एक होती है रो, दूसरा आपका होता है कॉलम। ठीक है, अब सबसे पहले हम कॉलम को डिस्कस करते हैं। अब कॉलम आपका क्या होता है, कॉलम में आपकी जो लोग वेब से आए हैं उनके लिए जो मेन एक्सिस होगा ना, वो इस साइड से इधर को होगा। ठीक है, लेकिन मोबाइल में आपका मेन एक्सिस होता है टॉप टू बॉटम। ठीक है, इस तरह आपका मेन एक्सिस होता है। जब भी हमने बात करनी है कॉलम की, तो इसका मतलब है कि हमने चीज़ों को प्लेस करना है कॉलम में। कॉलम आपका होगा इस तरह। ठीक है, ये आपका कॉलम है और आपने चीज़ों को प्लेस करना है इस तरह, यानी वन बाय वन टॉप टू बॉटम आना है हमने चीज़ों में। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूँ कि सबसे पहले हमारा ऊपर एक मैसेज था वेलकम का डिस्प्ले हो रहा, उसके बाद आपका लॉगिन का मैसेज था। ठीक है, उसके बाद आपकी लॉगिन ईमेल की टेक्स्ट फील्ड थी जिसमें आप अपना डाटा इनपुट करते हैं। उसके बाद आपकी पासवर्ड फील्ड थी। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ था फॉरगेट पासवर्ड। उसके बाद आपके पास बटन आ रहा था बना, और उसके बाद आपके पास नीचे आ रहा था लॉगिन एज। उसके बाद आखिर पे आपने समटाइम्स देखा होगा लॉगिन एज फेसबुक या लॉगिन एज जीमेल लिखा होता है। तो अब इन सारी चीज़ों को एक तरतीब से ऊपर से नीचे तक प्लेस करने के लिए, ऑटोमेटिकली प्लेस करने के लिए हम कॉलम को यूज़ करते हैं। अब हमने कॉलम लगाना है, कॉलम के अंदर उसके चिल्ड्रन होंगे। अब जिस तरह हम लोगों को शायद पता हो, पिछले स्पीकर ने भी बताया होगा आप लोगों को कि हर विजेट का कोई ना कोई एक चाइल्ड होता है। मोस्ट ऑफ द विजेट्स का एक चाइल्ड लाजमी होता है। अब कॉलम और रोज दो वन ऑफ द मोस्ट यूज होने वाले हमारे पास लेआउट्स हैं जिनके मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं, यानी चिल्ड्रन हो सकते हैं। रो के भी हमारे पास चिल्ड्रन होंगे, कॉलम के भी हमारे पास चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, क्योंकि अब कॉलम की अगर बात करें तो हमने जिस तरह ये मल्टीपल अपनी जो भी हमारे मल्टीपल विजिट्स थे इनको प्लेस किया, तो ये हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आ गई, तो इसलिए इसके मल्टीपल विजिट्स होंगे और हमने इनको प्लेस करेंगे कॉलम के उसके कॉलम के चिल्ड्रन में। ठीक है, अब इन चीज़ों को हमने तरतीब से प्लेस करना है ऊपर से नीचे, तो हम कॉलम को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको मैं मिटा लेता हूँ और आपको अब ये तो बात समझ आ गई कि अगर तो हमने ऊपर से नीचे चीज़ों को प्लेस करना है तो हम कॉलम को यूज़ करेंगे, और अगर हमने इसकी मेन एक्सिस, आपकी मेन एक्सिस होती है ये वाली, ठीक है, और कॉलम की क्रॉस एक्सिस होती है ये वाली, यहाँ से इधर। तो अगर तो आपने कॉलम में फॉर एग्जांपल कोई एक चीज़ डाली हुई है, यानी ये आपका मोबाइल था, ठीक है, इसमें आपने एक चीज़ डाली हुई है, कोई भी एक विजिट है आपका, ठीक है, वेलकम का टेक्स्ट है पूरी स्क्रीन पे सिर्फ, और आपने वो कॉलम में डाला हुआ है। तो अगर तो आप वैसे ही डाल देंगे तो आपका टेक्स्ट यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि उसका जो मेन क्रॉस एक्सिस तो उसका हमेशा सेंटर ही होगा, लेकिन मेन एक्सिस उसका, ये जो मेन एक्सिस है उसका वो सेंटर नहीं है। उसको अगर आपने सेंटर कर दिया तो आपकी जो भी चीज़ आपने सिंगल विजिट या आपके डबल विजिट डाले होंगे वो यहाँ पे आएंगे। यानी अगर आपने बिल्कुल अपनी स्क्रीन के दरमियान में कोई चीज़ रखनी है कॉलम को यूज़ करते हुए, तो आपको उसको मेन एक्सिस सेंटर करना पड़ेगा। ठीक है, बात हो गई कॉलम की, कॉलम के बाद उसका मेन एक्सिस, उसके बाद उसका क्रॉस एक्सिस,
और कॉलम हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम जो इसकी टॉप टू बॉटम स्क्रीन होता है उसमें चीज़ें प्लेस करने के लिए। अब हम अगली बात करते हैं रो की। रो के लिए मैं कलर ले लेता हूँ, चलो रेड ही ले लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने समटाइम्स लिखा हुआ देखा होगा ऑलरेडी हैव अकाउंट, ठीक है, ऑलरेडी हैव अकाउंट साइन इन, इस तरह करके लिखा होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका टेक्स्ट में कर लेता हूँ 14 और रेडी हैव एन अकाउंट, बस साइन इन होता है लिखा हुआ, लेकिन इसका कलर समटाइम्स चेंज होता है। तो ये इस तरह करके आपके पास होता है लिखा हुआ। इस तरह करके होता है लिखा हुआ। अब आपने ये दो टेक्स्ट ऐड किए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमने कहा कि जो हमारी रो होती है वो इधर से इस साइड को इसका मेन एक्सिस होता है, यानी लेफ्ट से राइट वाली साइड पे ये इसका मेन एक्सिस होगा और इसका क्रॉस एक्सिस ये होगा टॉप टू बॉटम, ठीक है। कॉलम का मेन एक्सिस टॉप टू बॉटम होता है, लेकिन रो का मेन एक्सिस लेफ्ट टू राइट होता है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है। अब आपने ये दो चीज़ें अलग अलग डालनी थी। पहले आपके पास था ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, उसके बाद आपने डालना था साइन इन। अब इन दोनों चीज़ों को, क्योंकि साइन इन आपके पास बोल्ड भी होता है और इसका कलर भी चेंज होता है, लेकिन ऑलरेडी हैव एन अकाउंट आपके पास नॉर्मल होता है और इसका कलर ब्लैक नॉर्मल या ग्रे होता है, ग्रेइश सा, ठीक है। तो अब इन दोनों को अगर आपने बिल्कुल सेम एक तरतीब से लिखना है, ठीक है, मेन एक्सिस में, तो आप रो को यूज़ करोगे, ठीक है। यानी हमने रो के दो चिल्ड्रन लिए, ठीक है। पहले चिल्ड्रन में जो टेक्स्ट का चिल्ड्रन था, जो टेक्स्ट का विजिट था, उसमें हमने ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का टेक्स्ट डाल दिया और दूसरे वाले में हमने साइन इन डाल दिया। तो इस तरह हमारे पास चीज़ों को प्लेस किया जाता है यूजिंग रो और कॉलम। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। पहले हम चलते हैं इसकी तरफ, कॉलम की तरफ। ये पहले मैंने ऐप बिल्ड करके रखी हुई है, ठीक है। हमारी वो नॉर्मल ऐप है, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके बाद आपको यही ऐप मिलेगी। सबसे पहले इसके लिए हम एक स्टेटलेस विजेट बना लेते हैं। वो स्टेटलेस विजेट का इसमें हमने एक और विजेट पास करना है जो हमारा स्टेटफुल होगा। मैं इसको स्टेटलेस ही कर लेते हैं क्योंकि हमारी स्टेट नहीं चेंज हो रही, पर इसका हम नाम दे देते हैं होम का, और इसका हम यहाँ पे पास कर देते हैं होम में, और इसका हम कांस्टेंट कर देते हैं। समटाइम्स आपके पास ये वार्निंग आ रही होगी, ठीक है, ये येलो से कलर की। अगर आप इस पर कॉन्स्ट लगाएंगे तो ये हट जाएगी। या उस टाइम पे कॉन्स्ट वाला कीवर्ड आपका काम करता है जब आपने कोई भी चीज़ चेंज नहीं करनी, कोई भी चीज़ आप पास नहीं कर रहे कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हुए। अगर मैं होम के कंस्ट्रक्टर को ये कॉल करते हुए अगर कोई चीज़ इसमें पास कर रहा हूँ या इसकी किसी भी तरह की वैल्यू चेंज हो रही है तो मेरा कॉन्स्ट का कीवर्ड लगा होगा तो ये मुझे एरर देगा। तो अगर आपके पास कभी भी इस तरह का कोई भी इशू है तो उसको आपने कॉन्स्ट कीवर्ड अगर लगाया हुआ है तो उसको हटा के देख लेना, शायद आपका एरर रिमूव हो जाएगा। अब हमने सिंपल एक अपना मेन फंक्शन लिया, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर हमने अपनी माई ऐप पास की, उसके अंदर मटेरियल ऐप के अंदर हमने वो वाली क्लास पास की जो स्क्रीन हमारी बिल्ड करके दे रही है, ठीक है। अब हमारे पास ये हमारी पहली स्क्रीन है,
ये वाली क्लास जो होम की क्लास है, और इसमें ये सिंपल हमारे पास स्कैफोल्ड रिटर्न हो रहा है। स्कैफोल्ड आपका नॉर्मली वाइट कलर का होता है जिसमें आपके पास बहुत से विजेट मिल जाते हैं। अब आप जो लोग एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करेंगे ना, उनके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ ये है कि अगर वो किसी भी येलो कलर के विजेट के ऊपर क्लिक करते हैं, इसमें जो जिस तरह अगर मैं स्कैफोल्ड पे ऊपर होवर करता हूँ, सिर्फ अपना कर्सर स्कैफोल्ड के ऊपर लेके जाता हूँ, तो मेरे पास ये सारी लिस्ट मिल जाएगी स्कैफोल्ड के अंदर जो जो चीज़ें सपोर्ट होती हैं। अब स्कैफोल्ड के अंदर आप ऐप बार डाल सकते हो, बॉडी डाल सकते हो, फ्लोटिंग एक्शन बटन डाल सकते हो जो इस जगह पे आ रहा होता है छोटा सा, आप अपना ड्रॉल डाल सकते हो। तो इस तरह आपके पास काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जिनको अगर आप सिर्फ एक्सप्लोर करना चाहो तो सिर्फ इसके ऊपर होवर करना है आपने, आपके पास का जो भी चीज़ें आ रही होंगी आप उनको देख के यूज़ करके देख सकते हो। अब हमने सबसे पहले इसमें लेना है कॉलम। स्कैफोल्ड की बॉडी होगी कोई, ठीक है, उसमें हमने कॉलम पास करना है। जो भी कॉलम होगा उसमें मल्टीपल विजेट्स होंगे तो हम चिल्ड्रन देंगे इसमें। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट का विजेट लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ वेलकम टू फ्लटर, और मैं इस पे सेव करता हूँ, तो मेरे पास अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो ये कोने में आ रहा है लिखा वेलकम टू फ्लटर, ठीक है। अब ये कोने में आने की वजह ये है क्योंकि हमने कॉलम तो डाल दिया, ना तो हमने इसका क्रॉस एक्सिस डिफाइन किया ना हमने इसका मेन एक्सिस डिफाइन किया। और ये जो हमारे पास ऊपर आपका स्टेटस बार आ रहा है, इस स्टेटस बार में जो भी चीज़ आ रही होगी हमेशा आपको वो चीज़ नज़र नहीं आएगी, वो ओवरराइड होके आपके पास शो हो रही होगी। तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, जो आपने अपनी बॉडी को, समटाइम्स इस तरह होते हैं जो नए लोग होते हैं उन्होंने अगर कोई भी विजेट कॉलम को रैप करना है किसी भी विजेट में। अब मैंने फॉर एग्जांपल सेफ एरिया यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से मेरा स्टेटस बार में कोई भी मेरा विजेट नहीं आएगा। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि सेफ एरिया लिखेंगे, उसके बाद आपका ये ब्रैकेट डालेंगे और नीचे आके दोबारा ब्रैकेट डालेंगे, इसकी वजह से आपके पास एरर जा नहीं रहा होता, आपकी ब्रैकेट्स आगे पीछे हो रही होती हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आपने आना है कॉलम को रैप करना है आपने सेफ एरिया में, ठीक है, आपने इस पर आके राइट क्लिक करना है या फिर इसके ऊपर आके क्लिक करेंगे आपके पास ये येलो कलर का बल्ब शो होगा, इस पर भी अगर आप क्लिक करेंगे ना तो आपके पास रैप विद विजेट आ रहा है, सेंटर आ रहा है, ठीक है, कॉलम आ रहा है, कंटेनर आ रहा है। तो इस तरह के आपके पास काफ़ी चीज़ें आ रही होंगी। अगर इनमें से कोई चीज़ आपने नहीं यूज़ करनी है, हमें कोई और करनी है, तो आप इसको रैप विद विजेट करें, विजेट का आप नाम लिखें, ठीक है, और नाम आपने लिख दिया उसके बाद सेव करें। सेव करने के बाद अब हमारा स्टेटस बार के ऊपर नहीं कोई भी चीज़ जा रही। मैं एक मिनट टेक्स्ट का कलर और टेक्स्ट का फॉन्ट थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। फॉन्ट साइज हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 18 नहीं 26 कर 24 कर देते हैं, ठीक है, अब काफ़ी सही है। प्लस जुबैर, ये जो आप कोड कर रहे हो, कोड का साइज भी, कोड के फ़ॉन्ट का साइज भी आप थोड़ा सा ज़्यादा कर दो या इसको जूम कर दो ताकि लोगों को सही से नज़र आ जाए। इसके ये लिए मुझे प्रेफरेंसेस सेटिंग में खोलनी जाके, पड़ती। यस प्रेफरेंसेस में जाके, एडिटर में जाके, आई थिंक उसमें आई थिंक अब ये जो साइड वाला हो गया ज़्यादा। एडिटर में जाएं, वहीं से नीचे एडिटर आ रहा है, एडिटर में जाएं, ये नीचे एडिटर, यस, इसमें यस इससे करना, हम 20 कर देते हैं। बस ठीक है, 20 करें।
ठीक है हाँ अब ठीक है। ठीक है। और इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोड ज़्यादा नजर आए। अब हमने मैं बात कर रहा था कि हमने इसका साइज़ ज़्यादा कर दिया, हमने सेफ एरिया लगा दिया। अब हमने क्या करना है, कॉलम यूज़ करना है ताकि हम इस तरह नीचे नीचे करके चीज़ें अपने प्लेस करते हैं, जिस तरह आपके पास नॉर्मली होता है कि आपका वेलकम होता है, नीचे आपके पास लॉगिन का टेक्स्ट होता है आपके पास लिखा हुआ, उसके बाद आपके पास फील्ड्स होती हैं। तो अब आपने इसमें सेफ एरिया ऐड कर दिया ताकि ये ऊपर ना हो आए, ठीक है, स्टेटस बार के ऊपर। और उसके बाद हमने ऐड करनी है इसमें, अब इसको हमने करना है सेंटर, ठीक है, ताकि ये यहाँ से आए नीचे। कोई भी चीज़ हम इस लाइन के साथ से तो नीचे ला नहीं रहे होंगे, अगर हम लाइन के साथ से नीचे भी लाते हैं तो ये बुरी लगेगी। इसको सेव किया तो इस तरह ये नीचे आ रहा है, नीचे आता तो जाएगा लेकिन ये इस साइड पे नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो भी चीज़ होगी वो सेंटर में आनी चाहिए। तो अब जितनी भी आप कॉलम्स वगैरह यूज़ करेंगे उसमें आपको या तो आपका क्रॉस एक्सिस जो है वो सेंटर करना पड़ेगा। क्रॉस एक्सिस को सेंटर करने के लिए क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, इसका एक या तो ये तरीका है या फिर आपके पास एक दूसरा तरीका है जिसमें आप कॉलम पे राइट क्लिक करके इसको सेंटर से रैप कर दें, तो ये आपके पास सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, आपका सेंटर वाला विजेट क्या करता है, जिसके कॉलम के ऊपर लगा, जिस भी विजेट के ऊपर लगा हो उसको सेंटर में प्लेस कर देता है। आपके पास सबसे पहले अब जो भी आप कॉलम वगैरह जो भी आप स्क्रीन अपनी बनाएंगे उसमें नॉर्मली हम ऊपर से स्टार्ट नहीं करते, ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम कहाँ तक आ जाएंगे, मैक्सिमम हम आधी स्क्रीन तक आएंगे। ठीक है, आधी स्क्रीन तक आने के बाद हमारे पास नीचे वाली जितनी भी आधी स्क्रीन होगी वो खाली होगी पड़ी। तो हम क्या करते हैं कि हम इस चीज़ को उठा के बिल्कुल सेंटर में ले आते हैं। अब जब ये चीज़ हमारे पास सेंटर में आएगी तो जो भी चीज़ ये सेंटर में आने के बाद एक्सपेंड भी कर रही होगी तो हमारे पास इवनली एक्सपेंड करेगी, ऊपर को भी उतनी ही जा रही होगी, नीचे को भी उतनी जा रही होगी। जितना मर्जी आप उसमें ज़्यादा विजेट ऐड कर दें वो सेंटर में ही रहेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, मेन एक्सिस अलाइनमेंट को सेंटर कर देंगे, तो ये हमारे पास चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। सेकेंड टेक्स्ट मैं लिखता हूँ टोकन के नाम से, ठीक है। थर्ड टेक्स्ट मैं लिख देता हूँ, थर्ड में हम यूज़ कर लेते हैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। तो नॉर्मली हमारे पास हो रही होती है यूज़, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। पे हम इसको सिंपल ही छोड़ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा खूबसूरत नहीं करने की, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को हम ज़्यादा खूबसूरत करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। एक और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड डाल देते हैं। हर जो भी आपके पास एक विजिट होगा जब भी उसकी ब्रैकेट ख़त्म करनी है तो आप कोशिश करेंगे जब भी आपकी ब्रैकेट क्लोज हो रही है उसके बाद कॉमा डाल दे जाए। और आपने इस सब को एंड्रॉइड स्टूडियो में तो इस सब को अगर आपने अलाइन करना है, फॉर एग्जांपल मैं नहीं इसको अलाइन कर रहा है, मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा कि सारा मेरे एक ही लाइन में लिखा हो। मैं अलाइन करने के लिए क्या करूँगा, कंट्रोल ए से अपना सारा कोड सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट और एल दबाऊँगा मैं, मेरे पास ये इस तरह हर चीज़ एक तरतीब से होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, टेक्स्ट था यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे उसके अंदर ये टेक्स्ट है, कॉमा डाला मैंने, उसके बाद स्टाइल, स्टाइल के अंदर मेरे पास बाकी उसकी चीज़ें हैं। तो ये मुझे ज़्यादा सही समझ आ रही है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड हुई हैं। अब एक और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड डाल ली थी हमने, तो इसको हम दोबारा बिल्ड कर लेते हैं ताकि हमें ये आपको एक और नीचे नज़र आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद हम नीचे कोई भी एक बटन डाल लेते हैं। ठीक है,
बटन हमारे पास होगा कोई भी एलिवेटेड बटन को हम यूज़ कर लेते हैं। इसका फंक्शन हमने अभी कुछ नहीं देना। या ऑन प्रेस्ड एलिवेटेड बटन, जो भी बटन होगा उसमें एक ऑन प्रेस्ड का फंक्शन होगा। जब भी हम बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो फंक्शन चलेगा। इसमें हमने एक टेक्स्ट देना है ताकि जो भी बटन का नाम हो वो हम दे सकें। हम इस टाइम पे लेआउट सीख रहे हैं तो इसलिए जो भी डिज़ाइन है वो इसी तरह ही हम जाने देंगे। ये हमारे पास एक छोटा सा लॉगिन का बटन आ गया। अब पहली फील्ड तो हमारे पास आ जाती है ईमेल की, दूसरी आ जाती है हमारे पास पासवर्ड की, तीसरी लॉगिन, और इसके दरमियान में ना पासवर्ड वाली फील्ड के दरमियान में हमारे पास एक चीज़ लिखी होती है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, क्रिएट अकाउंट, इस तरह करके कुछ लिखा होता है और उसके आगे आपके पास या तो रजिस्टर होता है या फिर साइन इन वगैरह होता है। तो हम वो चीज़ डालने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे लेंगे रो, ठीक है। रो के अंदर हमने लेना है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर हमने आगे सेम जिस तरह हमने कॉलम लिया था और उसके चिल्ड्रन थे, हमने इसी तरह रो ली। अब उसके भी 2 चिल्ड्रन होंगे। जब ये चिल्ड्रन डाल जाएंगे, 2 जो टेक्स्ट होंगे वो डाल जाएंगे, तब आपको समझ आएगी कि क्या हो रहा है। 10 7 अकाउंट क्वेश्चन मार्क स्पेस, इसको मैं दोबारा नीचे लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रजिस्टर, या फिर चलो साइन अप लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉमा बोल गए। अब ये मेरे पास आके डज नॉट हैव एन अकाउंट साइन अप, इसका हम थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह बड़ा कर लेते हैं। ट्वेंटी 24 की बजाय हम इसको कर लेते हैं 20। सेम इसको हम कर लेते हैं 20, ठीक है। अब ये थोड़ा सा हमारे पास नज़र आने के काबिल हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे रो यूज़ की है तो एक चीज़ पहले हमारे पास आ गई और उसके बाद दूसरी चीज़ आ गई। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा साइन अप वाला जिस पे हमने क्लिक करके अगली एक्टिविटी पे या अगली स्क्रीन पे अगले पेज पे जाना होता है, तो वो हमारे पास बोल्ड किया होता है ताकि हमें ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ रहा हो। तो हम भी उसी तरह बोल्ड कर लेते हैं। उसका कलर भी चेंज होता है तो हम भी कलर चेंज करके मैं इस टाइम के लिए ब्लू रख लेता हूँ। ये मैंने ब्लू कर दिया और इसका कलर चेंज कर दिया। अब मेरे पास ये इस साइड पे आ रहा है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ये मिड में आ जाए, जिस तरह हमारा बाकी सारा चीज़ें मिड में है तो ये भी मिड में आ जाए। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉलम को मिड में लाने के लिए मैंने मेन एक्सिस यूज़ किया था। तो इसको मिड में लाने के लिए हम या तो मेन एक्सिस यूज़ करेंगे या फिर हम क्रॉस एक्सिस यूज़ करेंगे। दोनों करके देख लेते हैं किससे ये मेन मिड में आता है। क्योंकि रो जा रही होती है हमारे पास लेफ़्ट से राइट पे, ठीक है। अब जो लेफ़्ट से राइट होगा उसका मेन एक्सिस होगा। अब मेन एक्सिस को हमने क्या कर दिया सेंटर, ये चीज़ हमारे पास सेंटर आ गई। तो इस तरह आप अपनी चीज़ों को लेआउट यूज़ करके प्लेस करके लगा सकते हो, ठीक है। अब हमारी आज की कॉलम भी हो गए, रोज भी हो गई। ये 2 वो लेआउट्स के विजेट्स हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिनकी वजह से पूरे पूरे आपके पास जो रिस्पॉन्सिव स्क्रीन्स हैं वो बिल्ड हो जाती हैं। आपके पास जितनी भी सारी प्लेसमेंट है विजेट्स वगैरह की वो बिल्ड हो जाती है। इसके बाद हमारे पास अगला है नेविगेशन, ठीक है। अब नेविगेशन का मतलब होता है कि हमने एक स्क्रीन से इसी में मैं तो समझाता हूँ, इसको हम ख़त्म करते हैं। नेविगेशन का मतलब होता है कि फ़र्ज़ करो हमारे पास एक ये स्क्रीन है
ठीक है, दूसरी ये ज़ुबैर स्क्रीन है। ज़ुबैर सॉरी टू कट यू, आपके माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो आप देख लीजिएगा, उसको उतार के दोबारा लगा लें, शायद उसमें हल्की सी आवाज़ आती है। और सेकंड हेलो। ये, और जी जी अभी ठीक है। सेकंड ये कि बाकी जो सब लोग हैं, ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हम एंड पे लेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप अपने पास लिख के रख लें, एंड पे आप बताइएगा, देन फिर हम वो क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। अभी हम जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लें। यस ज़ुबैरा, आप नेविगेशन के ऊपर थे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली एक स्क्रीन है, इस पर मैंने सिर्फ लिखा हुआ है वेलकम। ठीक है, ये मेरे पास वेलकम लिखा हुआ है, और इसके बाद मैं यहाँ पे अपना बटन एक डाल देता हूँ कंटिन्यू का। ठीक है, अब जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, अब मैंने अगली स्क्रीन पे जाना है। ठीक है, इस स्क्रीन पे मैंने मूव करना है। इस स्क्रीन पे मेरे पास अब मेरा लॉगिन पेज है होगा। ठीक है, इसमें मेरे पास डिफरेंट, यहाँ पे मेरा लोगो होगा, और यहाँ पे मेरे पास बाकी फील्ड्स वगैरह होंगी मेरी सारी। ठीक है, क्योंकि हम सिंगल पेज की या सिंगल स्क्रीन की एप्लीकेशन तो कभी भी बनाएंगे नहीं। हमारे पास जब भी आपने जितनी भी एप्लीकेशन यूज़ की होंगी, जितने भी आपने सोशल मीडिया बिजनेस एप्लीकेशन, आपकी फूड डिलीवरी एप्लीकेशन यूज़ की होंगी, वो मल्टीपल स्क्रीन पे काम कर रही होती। इवन कि आपकी सबसे छोटी जो एप्लीकेशन है ना, इस टाइम पे आपके पास सबसे जो छोटी एप्लीकेशन है वो आपकी टू डू ऐप है, वो भी सिंगल स्क्रीन नहीं होती। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट या गूगल वगैरह की टू डू ऐप डाउनलोड करेंगे तो वो भी सिंगल स्क्रीन नहीं होती, उनमें भी एक दो स्क्रीन लाजमी यूज़ हो रही होती है। ठीक है, तो हमें स्क्रीन्स को चेंज करने के लिए, ठीक है, एक स्क्रीन से दूसरी पे जाने के लिए या दूसरी से वापस आने के लिए, ठीक है, हमें नेविगेशन यूज़ करनी पड़ती है। यानी हमें नेविगेट करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से वापस भी आ सकते हैं, या दूसरी जगह से हम तीसरी स्क्रीन पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है नेविगेशन का, तो उसको आज हम देखते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट की फाइल खोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और स्क्रीन बना लेते हैं, और उस स्क्रीन का नाम होगा वेलकम। ठीक है, बल्कि इससे अच्छा है कि हम इस स्क्रीन का नाम रख देते हैं होम, या चलो लॉगिन। ठीक है, उसका नाम हमने लॉगिन रख दिया, और इस स्क्रीन का हम वेलकम बना लेते हैं। अब इस पूरे विजेट को मैं उठा के ले जाता हूँ इस साइड पे। ये सिर्फ मैं वो वाला कोड इस साइड पे लेके आया हूँ, ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया, सेम वही कोड है लेकिन मैं इस साइड पे ले आया हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे हम ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ पे हम बनाते हैं अपनी वेलकम पेज। ठीक है, जिस पे हमारे पास सिर्फ एक सिंगल बटन होगा। यहाँ पे हम उसको कॉल करवा देते हैं अपने मटेरियल ऐप में, और उस मटेरियल ऐप की क्लास को हम कॉल करवा रहे हैं अपने मेन फंक्शन में। ठीक है, तो सिंपल, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एक वेलकम स्क्रीन बनाई है इस टाइम पे, जिसको हम अभी थोड़ा एक एक इसमें हम बटन ऐड करेंगे और एक बड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको देनी है बॉडी। बॉडी में एस जैसे हमारे पास आ रहा होता है, बॉडी से पहले हम इसको एक्सिक्यूट करके सामने ले आते हैं, ताकि आप लोगों को ये जो वेलकम स्क्रीन है वो सामने नज़र आ रही है कि इस टाइम पे हमारे पास एम्प्टी है, बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है, तो इसकी बॉडी में हम सबसे पहले देंगे हमारा सेफ एरिया, ताकि हम जो भी कुछ लिखें वो इस स्टेटस बार में ना जाए किसी भी तरह। उसके बाद हम इसको चाइल्ड देंगे, चाइल्ड में हम इसको इंटरप्रेट देंगे, और उसका एक चाइल्ड होगा, और वो चाइल्ड होगा कॉलम, क्योंकि हमने चीज़ें ऊपर से नीचे का प्लेस करनी है।
उस कॉलम के अंदर हमारे पास इस टाइम पे दो चीज़ें होंगी। एक हमारा टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट में क्या लिखा होगा, वेलकम टू बूट कैंप 2023। ठीक है, इसका कोई ना कोई, इसको हम स्टाइल करने के लिए, टेक्स्ट को हम स्टाइल करने के लिए स्टाइल, उसके बाद हम टेक्स्ट स्टाइल को यूज़ करेंगे। उसका फॉन्ट का जो साइज़ होगा उसको हम 26 कर देते हैं, फॉन्ट के वेट को हम बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा नज़र भी आए। और इस कॉलम को हम, इस सारे को हम थोड़ा सा अलाइन का इंडेंटेशन दे देते हैं या अलाइन कर देते हैं। अब इंडेंटेशन के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस ए पहले दबाना है, और उसके बाद हमने कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एल दबाना है। ठीक है, इससे आपकी इंडेंटेशन हो जाएगी। उसके बाद हमने ये दे दिया और हम इसको हॉट रीलोड करते हैं, तो हमारे पास ये सबसे ऊपर टॉप पे आ गया। अब कॉलम को हमने मेन एक्सेस का हम सेंटर कर देते हैं, क्योंकि हमें ये सेंटर में चाहिए। ठीक है, ये हमने सेंटर में कर दिया। सेंटर में करने के बाद हम एक तो चीज़ हमने दे दी, अपना टेक्स्ट दे दिया, दूसरा हम इसमें देंगे अपना एलिवेटेड बटन। बटन में एक फंक्शन होगा ऑन प्रेस्ड का। ठीक है, और उस फंक्शन की कोई ना कोई बॉडी होगी, जिस बॉडी में हम अपना नेविगेशन का कोड लिखेंगे इस टाइम पे। ठीक है, ताकि जब भी हम इस बटन पे क्लिक करें यानी प्रेस करें इस बटन को, जो भी इसकी बॉडी के अंदर हो वह एग्जीक्यूट हो। अब उसके लिए बटन का कोई ना कोई हमने नाम भी देना है। तो नाम के लिए हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। और इसको हम चला के देखते हैं, तो ये हमारा एक बटन आ गया और उसके ऊपर हमारे पास एक टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, अब हमारा जो मेन फोकस है इस टाइम पे वो राउट करना है। ठीक है, इस साइड से उस साइड पे हमने जाना है। नेविगेट करना है हमने। इस बटन को जब हम क्लिक करें तो हमारे पास वो वाली क्लास या वो वाली स्क्रीन खुल जाए जो हमने पहले बनाई थी। ठीक है, ताकि आप लोगों का एक आइडिया हो जाए कि किस तरह हम कोड लिख के एक साइड से दूसरी साइड पे जाते हैं। हम यहाँ पे विजेट यूज करते हैं नेविगेटर डॉट पॉप ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मुझे इसका कोड हमेशा भूल जाता है, तो मैंने पहले लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नेविगेटर डॉट पुश कॉन्टेक्स्ट, इसका कोड थोड़ा सा बड़ा है तो मुझे ये ज़हन से निकल जाता है। डॉट पुश, अगर आपको भी कुछ ना कुछ मेरी तरह भूल जाया करे, चुप करके गूगल पे जाओ, गूगल करो सिंटेक्स को और उसके बाद वापस आओ और लिख लो। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग होते हैं वो थोड़ा सा परेशान हो रहे होते हैं कि हम सीख नहीं रहे, हमें खुद से कोड करना नहीं आ रहा, या हम ज़बानी कोड नहीं कर रहे। कभी भी आप ज़बानी इतना कोड याद रख ही नहीं सकते। आपने कभी भी कोड याद नहीं रखना है, आपने हमेशा कॉन्सेप्ट उसका याद रखना है कि कोई कौन सा कोड है, उससे हो क्या रहा है। ठीक है, अब मुझे पता था कि इस कोड से हम स्क्रीन चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होगा कि इस कोड से स्क्रीन चेंज कर सकते हैं तो आपके गूगल करने का भी फ़ायदा नहीं है। अब हमने इसको दोबारा हॉट रीलोड करवा लिया। ठीक है, अब दुआ करो ये क्रैश ना हो। इस पर हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये अगली स्क्रीन है। ठीक है, अब अगली स्क्रीन आ गई हमारे पास। ठीक है, अगर हम इस वापस जाते हैं तो हमारे पास पिछली स्क्रीन आ गई।
लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो हमारे पास मोबाइल के बटन्स होते हैं, जो नीचे बटन आ रहे होते हैं, या फिर हम इस पे इस तरह करके मोबाइल के थ्रू हम ना जाएं, ठीक है, हम किसी बटन पे क्लिक करें ताकि हमारी स्क्रीन वापस आए। अब उससे पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जो हमारे पास फ्लटर में खासकर, या वेब में भी वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, फ्लटर में भी वही यूज़ होता है, जिसके थ्रू हमारी राउटिंग या नेविगेशन हो रही होती है। अब वो लोग जो एटलीस्ट थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर से अबव हैं, थर्ड सेमेस्टर या थर्ड से अबव हैं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड सेमेस्टर है, उनको ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लाजमी सुना होगा। वो कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास एक स्टैक का, ठीक है। स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर है, ये लोगों ने पढ़ा हुआ है, उनको ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगा, जिनको नहीं पढ़ा हुआ उनकी खैर है, उनको मैं समझा देता हूँ। अब क्या होता है कि स्टैक में हमारे पास फॉर एग्जांपल ये आप समझ ले कि एक कंटेनर टाइप है, इसमें हमारे पास चीज़ें ऐड हो रही होती हैं, ठीक है। चीज़ें जब ऐड हो रही होती हैं, जो भी चीज़ आती है वो पहले नीचे आ जाती हैं, आप अगली चीज़ ऐड करोगे तो ऊपर आ जाएगी, अगली ऐड करोगे ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और जब आपने नीचे वाली चीज़ों को एक्सेस करना है तो आपको ऊपर वाली चीज़ को रिमूव करना पड़ेगा। यानी फॉर एग्जांपल मैं कलर चेंज करके डाल दूँ, मैंने पहले येलो डाली, उसके बाद मैंने ग्रीन चीज़ डाली जो भी थी, मैंने ये पिंक या पर्पल जो भी है ये मैंने डाला। अब मैंने फॉर एग्जांपल ग्रीन को एक्सेस करना है, ग्रीन को एक्सेस करने के लिए मुझे पर्पल को रिमूव करना पड़ेगा। मैंने पर्पल को रिमूव किया, मुझे येलो को एक्सेस करना है तो मुझे ग्रीन को रिमूव करना पड़ेगा। सेम इसी तरह यही काम हमारा फ्लटर की स्क्रीन्स में भी हो रहा होता है। जब भी हम स्क्रीन को किसी भी स्क्रीन पे आते हैं तो हमारे पास ये कंटेनर में या स्टैक में ऐड हो जाती है। ये हमारे पास फर्स्ट हमारी वेलकम स्क्रीन ऐड हो गई, अब उसके बाद हम गए लॉगिन स्क्रीन पे, ये हमारी लॉगिन ऐड हो गई, फिर उसके बाद हम गए होम स्क्रीन पे, होम ऐड हो गई, चैट वाली में गए, चैट वाली ऐड हो गई, चैट में जो यूज़र था उसकी हम प्रोफाइल में गए तो ये ऐड हो गई। अब जब हम इन स्क्रीन से वापस जाएंगे ना तो हम जिस रास्ते से आए थे उसी से जाएंगे। हमने चैट वाली जो यूज़र की प्रोफाइल वाली स्क्रीन थी उससे हम वापस गए तो हम ये आ गए उसमें चैट वाली स्क्रीन में, चैट से वापस गए तो हम आ गए होम स्क्रीन में, होम से वापस गए तो हम पीछे आते जाएंगे, ठीक है। सेम अगर आपके किचन में कोई भी प्लेट्स पड़ी हो ना और वो प्लेट प्लास्टिक की ना हो जिसको आप अंदर से भी निकाल लो, वो प्लेट हो फर्ज करो पत्थर की या चीनी की, ठीक है, महंगी वाली जिसको टूटने पे डांट भी पड़ती है, तो अगर वो प्लेट्स पड़ी हों इस तरह करके आपके पास और आपने कोई भी प्लेट को उठाना हो, फॉर एग्जांपल मैंने सेकंड लास्ट को उठाना है, ठीक है, मैं कहता हूँ मेरी प्लेट सेकंड लास्ट है, तो मुझे सबसे पहले इसको उठाना पड़ेगा, इसको निकालने के बाद मेरे पास ये वाली रह जाएगी, इसको मैं निकालूंगा और फिर मैं इसको एक्सेस कर सकूंगा, ठीक है, इसको फिर मैं ले जाऊंगा यहाँ पे भी लेके जाना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, सेम कॉन्सेप्ट हमारा स्क्रीन्स में भी यूज हो रहा होता है कि जो भी चीज हमारे पास आएगी वो ऊपर ऊपर आती जाती है, ठीक है। हमारी नेविगेशन या राउटिंग भी हमारी सेम इसी तरह ही काम कर रही होती है। हम इस स्क्रीन पे आ तो गए लॉगिन वाली पे, अब फर्ज करें हमने वापस जाना है, मैं कहता हूँ कि मुझे इस स्क्रीन पे जाना है, ठीक है, वेलकम वाली पे, लेकिन मैं यहाँ से ना जाऊँ, मैं अपने फ़ोन के बटन से ना जाऊँ, मैं स्क्रीन पे कोई बटन हो मेरे पास उसको मैं दबा के जाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक मैं सिंपल और बटन ऐड कर लूँगा, इस पर मैं लगा दूँगा बैक और इसके ऑन प्रेस्ड के फंक्शन में मैं लिख दूँगा नेविगेटर डॉट पॉप ऑफ कॉन्टेक्ट। देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। हमारी ऐप एक दफ़ा शायद बिल्ड हो रही है और ये हो गई, बैक पे मैंने क्लिक किया तो मैं ये वापस बैक पे आ गया, कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं इस पेज पे चला गया, ठीक है। अब अगर मैंने बैक पे क्लिक किया तो मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है। ये क्या करता है आपकी स्क्रीन को पॉप कर देता है।
पिछले फंक्शन ने क्या किया था, पुश कर दिया था। अब आपने जिन्होंने स्टैक का पहले पढ़ा हुआ है तो उनको कॉन्सेप्ट पता होगा, एक पुश और पॉप का कॉन्सेप्ट होता है, यानी जो भी चीज़ हम इसमें ऐड कर रहे हैं उसका मतलब है पुश, जो भी हम चीज़ इसमें से निकाल रहे हैं उसका मतलब है हम पॉप कर रहे हैं। तो ये वाला सीन होता है इसमें भी। इसके बाद हम चलेंगे अपने एसेट्स की तरफ, ठीक है। एसेट्स मतलब हमने पिक्चर, फर्ज करो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई भी लोगो लगाऊं, अपनी कंपनी का लोगो लगाऊं या किसी भी चीज़ का, जो भी मुझे डिमांड है वो मैं लोगो यहाँ पे लगाऊं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे एक लोगो रिक्वायर्ड होगा, और उसके लिए मैंने एक सिंपल, आपने क्या करना है, जो अभी आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा, फॉर एग्जांपल मेरे प्रोजेक्ट का नाम है बूटकैम्प 2023, इस पर मैंने राइट क्लिक किया, न्यू पे आया, डायरेक्टरी पे आया, या तो आपको यहाँ पे डायरेक्टरी ही नज़र आ रहा होगी, या यहाँ हो सकता है आपको यहाँ पे पैकेज नज़र आ रहा हो। अगर आपको पैकेज नज़र आ रहा है ना, तो इस फोल्डर के अंदर आपको सर्कल सा भी नज़र आ रहा होगा। अगर आपको डायरेक्टरी नज़र आ रहा है तो सेम इसी तरह का होगा, तो दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। आपने इस पर क्लिक किया, आपने इसका जो भी नाम देना था नाम दे लिया, फॉर एग्जांपल मैं इसको एसेट्स का ही नाम दे लेता हूँ। अब मैंने इसमें कोई भी पिक्चर रखनी है, पिक्चर मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखी हुई है, ठीक है। इस पिक्चर को मैंने कॉपी किया कंट्रोल C से, और यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया हुआ, ठीक है, और कंट्रोल V कर दिया। कंट्रोल V करने के बाद वो मेरे से एक दफ़ा पूछेगा कि आपने ये पिक्चर को ऐड करना है या नहीं करना है या क्या करना है, इसका नाम तो चेंज करना, तो मैंने ओके कर दिया इसी नाम के साथ। मेरे पास ये पिक्चर ऐड हो गया। अब जो भी आपने पिक्चर ऐड करनी है, आपने ध्यान रखना है कि उसकी एक्सटेंशन भी लाजमी आपने लिखी हो साथ। मैं इस टाइम पे PNG एक्सटेंशन की पिक्चर यूज़ कर रहा हूँ। जो हमारी pubspec.yaml की फाइल है, मैंने बताया था इसमें कन्फिग्रेशन होती है हमारी, हम इसमें अपनी डिपेंडेंसीज, अपने पैकेजेस वगैरह और इस तरह की चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं। अब ये हमारे पास लाइन नंबर 62 पे, आप लोगों के पास भी इसी लाइन नंबर 62 के आसपास ही कहीं पे ना आपके पास ये वर्ड लिखा होगा एसेट का, ठीक है, और इसके बाद आपके पास ये इस तरह करके नीचे बना होगा। आपने सिंपल क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क दबाना है, ठीक है, ताकि यह अनकमेंट हो जाए। ये जो हैश आपके शुरू में नज़र आ रहे हैं ना, ये वही चीज़ है जो ये यहाँ पे आपके पास शुरू में बैक स्लैशेस हैं, यानी ये भी कमेंट्स ही हैं, ठीक है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब जब भी आपने एसेट को अनकमेंट कर दिया, अनकमेंट करने के बाद आप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों का मैसेज एरर आ रहा होता है, वो ये है कि आपने इसको अलाइन करना है। एसेट के ए पे लाके आपने एक दफ़ा लाजमी बैक स्पेस दबाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी डैश के पास लाके भी आपने, हाइफन के पास लाके भी बैक स्पेस दबाना है, ठीक है। अब ये इस टाइम पे आपका अलाइन हो कि ये एस के नीचे बिल्कुल आपका आ रहा हो, और ये जो ए है वो इस हैश टैग के बिल्कुल नीचे आ रहा हो। इसका मतलब है आपका अलाइन हो गया। अगर आप इस तरह करके करेंगे, ठीक है, तो आपके ऐप नहीं चलेगी, आपका जो भी पिक्चर है वो एरर देगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस फोल्डर यानी इस डायरेक्टरी जो बनाई है इसका पाथ देना है। ये एसेट्स मैंने पाथ दे दिया इसका, और अगर मेरे पास एक सिंगल इमेज है तो मैं इमेज का नाम ही लिख दूंगा .png, इसका नाम दे दिया मैंने। और अब मैं इस ऐप को एक दफ़ा बंद करता हूँ। जब भी आपने यहाँ पे एसेट में कोई चीज़ ऐड करनी है, या यहाँ पे हमने कोई भी अपनी डिपेंडेंसी या लाइब्रेरी या कोई भी पैकेज ऐड करना है, तो हमने एक दफ़ा क्या करना है, या तो आप टर्मिनल ओपन कर लें और यहाँ पे लिखें pubget, या तो ये कमांड लिख के चला लें या फिर यहाँ पे pubget कर लें, तो दोनों सही है। मैं ज़्यादा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप टर्मिनल को जितना यूज़ करें, करना सीखें, उतनी अच्छी बात है। लेटर pubget किया, ठीक है, ये हमारे जितनी भी डिपेंडेंसीज थी उनको रिजॉल्व कर देगा। अपनी ऐप को बंद करना है मैंने, ठीक है, एक दफ़ा बंद किया, उसके बाद मैं रीस्टार्ट करूँगा। जब तक ये रीस्टार्ट हो रही है तब तक हम पॉज ले लेते हैं।
ठीक है। यह जब भी आपने फ्लटर की ऐप को रीस्टार्ट करना है या ये बंद करके दोबारा चलाना है, आपने देखा होगा ये थोड़ा सा टाइम लेता है। जितना मर्जी आपका पीसी या आपका लैपटॉप अच्छा हो, ये लास्ट में थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि आपकी वो कोड बेस थोड़ी सी बड़ी है और वो बिल्ड हो रही होती है। तो उस चीज़ से आपने ना तो घबराना है ना परेशान होना है, सबके साथ ऐसे ही होता है। अब ये हमारा APK इंस्टॉल हो रहा है इस टाइम पे, इसको इंस्टॉल हो लेने देते हैं। इंस्टॉल हो गया और अब ये हमारी ऐप चल रही है यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम लेगा। आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एमुलेटर कम से कम यूज़ करें। आप लोग अपना मोबाइल कनेक्ट करें, मोबाइल यूज़ करें। मोबाइल पे आपका ना तो आपके लैपटॉप की बैटरी जल्दी ख़त्म होगी और ना ही आपका स्लो इस तरह चलेगा, ठीक है, क्योंकि एमुलेटर आपकी बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा होता है एट अ टाइम। अब हमने इन फाइल्स को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद जो हमारा ये वेलकम वाली है, इसमें मैंने जो लोगो ऐड किया था, जो मैंने ये अपनी पिक्चर ऐड की थी, वो इसको मैं यहाँ पे शो करवाना चाह रहा हूँ इस जगह पे, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, चिल्ड्रन में हम यहाँ पे इमेज ऐड करवानी है, इमेज डॉट एसेट, ठीक है। अब जो भी आपने सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में जो भी आपकी इमेज का पाथ होगा ना, वो दे देना है, ठीक है। उसके लिए सबसे अच्छी बात तो यही है कि जो आपने पाथ इधर ऐड किया था उसी को कॉपी करें, यहाँ पे लगा दें, और उसके बाद रन करेंगे तो आपके पास आपकी इमेज आ रही होगी। अगर ये मेरे पास एरर ना थे, ये देखें आपकी इमेज यहाँ पे आ गई है, ठीक है। दिस इज द सेम इमेज जो हमारे पास यहाँ पे है। तो हमने ये भी सीख लिया कि इसमें हमने किस तरह इमेज एसेट्स के थ्रू इमेज ऐड करनी है। अब आप लोगों के लिए शुरू में तो ठीक है, अगर आप PNG या कोई भी JPEG भी यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कोशिश करें आप जो भी पिक्चर यूज़ कर रहे हों, जो भी आइकन यूज़ कर रहे हों, वो SVG फॉर्मेट में हो। यानी यहाँ पे आपके पास .svg का फॉर्मेट होता है, वो यहाँ पे यूज़ हुआ हो। वो बहुत ज़्यादा, वो एक्चुअल में आपकी पिक्चर कोडेड होती है और वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है। अब जब आपकी पिक्चर PNG की होगी ना, 2 MB की या 1 MB की, तो आपकी ऐप तो पूरी बिल्ड हो जाएगी, लेकिन वो 1 MB 2 MB की पिक्चर को बिल्ड होने में यानी लोड होने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। और दूसरा आपको नुकसान ये होगा कि आपकी जो ऐप की परफॉर्मेंस है वो भी ख़राब होगी, क्योंकि मतलब यूज़र को या आपको खुद ही शुरू में बाकी ऐप के विजेट्स तो फ़ौरन नज़र आ रहे होंगे, लेकिन आपकी पिक्चर नज़र ही नहीं आ रही हो। 2 सेकंड के बाद आपकी पिक्चर लोड हो के आ रही है, क्योंकि वो पिक्चर ही 500 KB या फिर आधे MB 0.8 MB की है, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऐप की परफॉर्मेंस ख़राब कर रही है। और दूसरा इसका ये है कि जितना फ्लटर की ऐप का साइज़ ऑलरेडी थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नेटिव, ठीक है। नॉर्मल फ्लटर की ऐप का साइज समटाइम्स 30 MB 40 MB या फिर 60 MB तक भी हो जाता है। अब साइज़ को कम से कम रखने के लिए आप कोशिश ये करें कि SVG फॉर्मेट की चीज़ें ही यूज़ करें, ठीक है। मिल जाए, ढूंढो, मिल जाएंगे, ठीक है। ये भी SVG में मिल जाता है आपका फ्लटर का लोगो। तो जो भी चीज़ हो उसको SVG में यूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपनी ऐप में 10 इमेजेस यूज़ की हैं और वो 10 इमेजेस मेरी 2 MB की हैं, तो 20 MB की तो मेरी इमेजेस ही हो गई ना, जिसकी वजह से मेरे ऐप का लोड भी इतना बढ़ रहा है और मेरी ऐप पे साइज भी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस सारी ख़राब हो रही और एक्सपीरियंस भी मेरा ख़राब हो रहा है। अब हमने आज दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं जो 3 चीज़ें हम कर चुके हैं। सबसे पहले हमने कॉलम और रोज़ को देखा है, ठीक है। कॉलम में हमारे पास
टॉप टू बॉटम चीज़ें हमने प्लेस कर रहे होते हैं, ठीक है। और कॉलम का जो मेन एक्सिस होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, ठीक है। और मेन एक्सिस को अगर हम सेंटर कर देंगे तो टॉप टू बॉटम का सेंटर हमारे पास आएगा। दूसरे हमारे पास लेआउट इंपॉर्टेंट होती है रो, ठीक है। जिस तरह डज नॉट हैव एन अकाउंट और साइन अप को हमने इकट्ठा रखना था, तो हमने इसको रो में प्लेस किया, और रो का जो रो होती है वो लेफ्ट साइड से आपकी राइट साइड वाली साइड पे होती है। और उसको अगर हमने सेंटर करना है तो रो का जो मेन एक्सिस है जो लेफ्ट टू राइट होता है उसको हम सेंटर करेंगे, तो हमारे पास जो रो होगी वो सेंटर हो जाएगी। उसके बाद हमने देखा कि हमने नेविगेशन कैसे करनी है एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे। तो हमने जो भी आपने अब जो भी आपने बटन लगाया हो, अभी आप बटन के लिए तो आप देख रहे होंगे ना कि बटन में ऑन प्रेस्ड का फंक्शन पहले ही लग जाता है। फर्ज करो अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इस टेक्स्ट पे क्लिक करके इसमें टेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो मैं आगे जाऊँ, या जो मेरे पास ये इमेज लगी हुई है इस इमेज पे मैं क्लिक करूँ तो मैं अगली स्क्रीन पे चला जाऊँ, तो उसके लिए तो हमारे पास ऑन प्रेस्ड का कोई फंक्शन ही नहीं है। इस तरह हमारे पास इस एलिवेटेड बटन के ब्रैकेट के अंदर ऑन प्रेस्ड का फंक्शन है। अगर मैं टेक्स्ट में भी ऑन प्रेस लिखना है बस कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट पे क्लिक करके अगर मैंने आगे जाना, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो मैं आगे चला जाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट पे राइट क्लिक करके विजेट एक ऐड करूँ, विजेट में इसको रैप करूँगा और उस विजेट का नाम होगा जेस्चर डिटेक्टर। उस जेस्चर डिटेक्टर में हमारे पास ये मल्टीपल फंक्शंस हैं, ठीक है। अब सिर्फ ओ लिख है, ओ लिखने की वजह से हमारे पास इतने फंक्शन आ गए हैं कि मैंने भी कभी आज तक इतने ज़्यादा फंक्शन यूज़ ही नहीं किए, ठीक है, क्यों कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जेस्चर डिटेक्टर में आप क्या करेगा, जो भी आपके जेस्चर आप यानी आपके क्लिक्स होंगे, आपके थम्स या आपकी फिंगर जब भी टच हो रही होगी ना स्क्रीन पे, उसको डिटेक्ट करेगा। अब वो जिस चीज़ पे भी आपने जेस्चर डिटेक्टर लगाया होगा उस चीज़ पे वो वर्क करेगा। अब मैं कर देता हूँ ऑन डबल टैप फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए, क्योंकि ऑन प्रेस्ड और ऑन टैप आपका सेम होता है। ऑन डबल टैप कर देता हूँ मैं, और मैंने इसको लगा दिया वेलकम टू बूट कैंप, ठीक है। और इसी सेम लाइन को मैं कॉपी करके इसमें भी लिख देता हूँ, तो इसको हम रीलोड कर लेते हैं। अब रीलोड करने के बाद कंटिन्यू पे तो मैं एक दफ़ा क्लिक करता हूँ, मैं आगे आ जाता हूँ। बैक पे भी एक दफ़ा क्लिक किया आगे चला गया, लेकिन वेलकम पे मैं एक दफ़ा क्लिक कर रहा हूँ तो ये कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मैं आगे चला जाता हूँ। तो ऑन डबल टैप या फिर ऑन लॉन्ग प्रेस्ड इसके जेस्चर डिटेक्ट में आपको ये इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो कोई भी चीज़ को अगर हमने क्लिकेबल बनाना हो, किसी भी चीज़ पे हम क्लिक करके आगे जाना चाहे तो हम जेस्चर डिटेक्टर के अंदर उसके फंक्शन जो भी है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपनी नेविगेशन किसी भी विजेट के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह हमने पिक्चर या कोई भी अपना आइकन लोगो ऐड करना है। हमने एक सिंपल डायरेक्टरी या फोल्डर बना लिया, ठीक है, या उसके अंदर उसका ना हमने कोई कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। मैंने एसेट्स दिए, आप अपनी मर्जी से अपना नाम कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जब आप लाइन नंबर 62 में आएंगे pubspec.yaml वाली फाइल में, तो उसको आपने अनकमेंट करना है। अनकमेंट करने के बाद आपने बैक स्पेस पा के उसको अलाइन करना है, ठीक है। अलाइन आपने जब करना है ना तो आपने देख लेना है जो आपका ए और हैश टैग है वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, और ये जो आपका हाइफन ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है वो बिल्कुल एस के नीचे आ रहे हों, और हाइफन और आपके अगले वर्ड के दरमियान में जो भी आपकी डायरेक्टरी होगी उसके दरमियान में सिंगल स्पेस हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना। उसके बाद आपने अपनी इमेजेस ऐड कर देनी है। तो ये चीज़ें आज हमने देखी अभी तक। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आएगी, नेविगेशन और राउटिंग मैंने बता दी, एसेट मैंने बता दी, पैकेजेस और प्लगइन्स, ये आज का आखिरी चीज़। उसको हम अब पैकेजेस को देखते हैं और इसके फ़ायदे देखते हैं क्या होंगे।
फॉर एग्जांपल मुझे कोई अच्छा सा यूआई चाहिए या मुझे कुछ भी ऐड करना है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या मेरे पास एक बंदे ने, किसी डेवलपर ने कोई पैकेज बना के, अब पैकेज होती क्या चीज़ है एक्चुअल में? पैकेज आपके पास वो कोड होता है, फॉर आपको समझाने के लिए, पैकेज हमारे पास प्री रिटन कोड है, किसी और डेवलपर ने लिखा हुआ है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने के लिए, ठीक है, सदका जारिया समझ लो, या ऐसे ही ताकि दूसरे डेवलपर भी इससे मुफीद हो सके। तो उसने एक पैकेज लिख दिया, ठीक है, फ्लटर का पैकेज लिख दिया। जब भी उस पैकेज को मैं फ्लटर में यूज़ करूँगा तो उस पैकेज से जो भी काम हो रहा होगा मुझे वो 1000 प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस लाइंस नहीं लिखनी पड़ेगी, मुझे वो पूरा पैकेज नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी मैंने अपना काम करा, मैं सिर्फ उस पैकेज को इंपोर्ट करूँगा और उस पैकेज को अपनी ऐप में यूज़ कर लूँगा, ठीक है। इसका सिंपल सा ये आसान सा फ़ायदा होता है कोई भी पैकेज यूज़ करना। अब हो सकता है समटाइम्स आपको ये चीज़ सुनने को मिले कि आप पैकेज ना यूज़ करें, आप खुद कोड लिखें। अगर बहुत से डेवलपर से, आप जितने बड़े डेवलपर से पूछें, वो कभी भी आपको पैकेज यूज़ करने से मना नहीं करेंगे। हाँ, उस पैकेज को यूज़ करते वक्त आप ये चीज़ देख लें कि उस पैकेज की सपोर्ट कितनी है, वो पैकेज अप टू डेट कितनी देर बाद हो रहा है, ठीक है। जब भी फ्लटर की अपडेट आ रही है तो वो पैकेज अपडेट कर रहे हैं या नहीं, या फिर वो पैकेज 1-2 साल से अपडेट ही नहीं हुआ आज तक। तो इस तरह के आप पैकेज कभी भी नहीं ऐड करें, वो पैकेज आपकी ऐप को स्लो भी कर सकते हैं। अब आपने कोई भी पैकेज फर्स्ट करें ऐड करना है तो आपने गूगल पे आना है। इधर मैं आपको 2 वेबसाइट्स के नाम बताता हूँ। पहले हमारी अलमशहूर pub.dev, ये उसकी डार्ट की और गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट है जो फ्लटर के पैकेजेस वगैरह सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे गूगल फॉन्ट्स का पैकेज सर्च करना था, मैंने लिखा, मेरे पास गूगल फॉन्ट का पैकेज आ गया, ठीक है। और मैं इसको इंस्टॉल करने से पहले लाजमी है कि मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढूं, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं कि वो उनको यूट्यूब की वीडियोस देख के ज़्यादा सही समझ आती है, वो डॉक्यूमेंटेशन से भागते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब की वीडियो को छोड़ के ये जो डॉक्यूमेंटेशन हमारे लिए लिखी होती है, ठीक है, इसको पढ़ें। हमारे पास इसमें हर स्टेप पे हर चीज़ लिखी होती है, ठीक है। आपके पास फॉर बंडलिंग इन एसेट्स, आपने इसको एसेट में कैसे ऐड करना है, ठीक है। आपके पास ये सारी वेट्स लिखे हुए हैं, आपके पास फोल्डर्स लिखे हुए हैं, आपके पास ये इन्होंने प्रॉपर तरीका बताया होता है। तो बेहतर है कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत डाल लें। उसके बाद आपको एक एग्जांपल वाला टैब मिलता है, इसमें आपको उन्होंने कोड भी करके दिखाया होगा कि आप किस तरह अपनी चीज़ में ऐड कर सकते हैं। इस टाइम पे हमारा ये गूगल फॉन्ट वाला पैकेज है, ठीक है, उन्होंने ऊपर इंपोर्ट किया, उसके बाद अपने फॉन्ट्स में इसको ऐड कर लिया फॉन्ट चेंज करने के लिए। ये इस जगह पे ऐड किया हुआ है, गूगल फॉन्ट डॉट लेटो इस फॉन्ट का नाम था और वो इन्होंने ऐड कर लिया। इंस्टॉल करने का तरीका भी उन्होंने बताया हुआ है। जब भी आपने कोई भी पैकेज pub.dev पे सर्च करना, ठीक है, अब सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, ये कमांड होगी रन दिस कमांड विद फ्लटर, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपना टर्मिनल खोलना है, बेशक वो VS कोड का टर्मिनल हो या फिर आपका एंड्रॉयड स्टूडियो का। Ctrl+V दबाना है, एंटर करना है, आपका ये पैकेज इंस्टॉल होने लग पड़ेगा आपके फ्लटर के प्रोजेक्ट में। जब तक ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पैकेज इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, या क्रैश कर गया या कुछ भी है? आपने pubstack.yaml वाली फाइल में आना है, ठीक है। यहाँ पे आके लाइन नंबर 37 पे आपको कुपर्टिनो आइकन्स का पैकेज पहले ही इंस्टॉल मिलेगा, ठीक है, जो iOS के आइकन स्टाइल्स हैं। 38 पे हमने अपना नया पैकेज इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, ये हमारी डिपेंडेंसी ऐड हो गई। अब आपने इसकी भी जो अलाइनमेंट है या इसकी भी जो इंडेंटेशन है, इसको छेड़ना नहीं है, ना तो इसके वर्जन के साथ कोई भी छेड़खानी करनी है।
ये आपको हमेशा लेटेस्ट वर्जन ही ऐड करके देगा। अगर हम यहाँ पे जाएं और ये देखें 4.0.3 और यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे भी 4.0.3 हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया, ठीक है, गूगल फॉन्ट्स का, और ये खुद लग भी गया यहाँ पे। अब इसको यूज़ करने के तरीके से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। अब आप सोचेंगे कि आपको कैसे पता चले, एक नए बंदे को कैसे पता चले कि हमारे पास कौन कौन से पैकेजेस अवेलेबल है। क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि यहाँ पे तो मुझे याद था कि इसका गूगल फॉन्ट के पैकेज के लिए मुझे क्या चीज़ सर्च करनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता कि आपने फ़र्ज़ करें बटन के लिए कुछ भी, बटन के लिए कोई पैकेज सर्च करना है। अब बटन के लिए हमने पैकेज सर्च किया, हमारे पास ये इतने पैकेजेस आ रहे हैं, हम नहीं देख सकते हर पैकेज को खोल के। तो इसके लिए एक वेबसाइट है fluttergems.dev के नाम से, ठीक है। इसमें आपने आना है, इसमें आपके पास सारे जितने भी पैकेजेस इस टाइम पे ऑलमोस्ट अवेलेबल है ना फ्लटर के लिए, वो सारे पैकेज इन्होंने ग्रुप करके रखे हुए हैं। अगर मुझे बटन के लिए कोई भी पैकेज चाहिए कि मैं अपना बटन स्टाइल करके बनाना चाहता हूँ, तो मैं बटन ऊपर सेलेक्ट किया, उसके बाद बटन के पैकेजेस आ गए। अब मैं यहाँ से इसके प्रीव्यूज देख सकता हूँ कि मेरे पास बटन किस तरह के होंगे। ये सारे बटन्स मेरे पास आ रहे हैं। अब जब भी इनमें से आपने बटन के लिए कोई भी पैकेज सेलेक्ट करना है, उससे पहले आपने दो चीज़ें देखनी है। एक तो ये है कि वह ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा अफोर्ड कर रहा है, ठीक है, आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करके अपनी ऐप बना रहे हो वो अफोर्ड कर भी रहा है या नहीं। दूसरा आपने देखना है कि इसकी लास्ट रिलीज़ कब है। उसके बाद आपने देखना है कि इसमें नल सेफ्टी है या नहीं। नल सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी पैकेज में नल सेफ्टी नहीं है, वो जितना मर्जी अच्छा पैकेज हो इसको इग्नोर कर दें। ये इस टाइम पे हमारे पास काफ़ी पैकेजेस आ गए हैं, ठीक है। ये 2022 2019 के पैकेजेस हैं जिसमें नल सेफ्टी नाम की चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो बेहतर है इन ऐसे पैकेजेस को छोड़ दें। और इस पैकेजेस को हमने एक्सेस कैसे करना है, ये इंस्टॉल कैसे करना है, उसके लिए सिंपल तरीका है कि मुझे अगर ये वाले बटन अच्छे लग रहे हैं, रीड मोर पे मैं आऊँगा, मेरे पास सेम वही वेबसाइट खुल गई जो हम पहले देख चुके हैं, pub.dev की। आपने इसको देख लेना है, रीडमी में जाके आपने देख लेना है कि इसके बटन वगैरह ये चीज़ें किस तरह काम कर रही हैं और क्या क्या हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि आपने प्रीव्यू तो ले ही लिया है कि ये बटन हमारे पास किस तरह के होंगे। उसके बाद आपने प्रीव्यू ले लिया, प्रीव्यू लेने के बाद आपने उसका कोड भी देख लिया, उसको ऐड करने का तरीका भी आपके पास लिखा होगा, पैकेज को यूज़ किस तरह करना है, एग्जांपल भी आपको दी होगी कि किस तरह आपने ऐड करना है। उसके बाद आपके पास इंस्टॉलिंग होगी। इंस्टॉलिंग में आपने वही चीज़ रन दिस कमांड विद फ्लटर, और ये इस कमांड को रन कर देना है अपने टर्मिनल में जाके, तो आपके पास पैकेज ऐड हो गया। तो आपके पास ये वेबसाइट है, ठीक है, fluttergems.dev के नाम से। इसमें आपके पास ऑलमोस्ट सारे ही पैकेजेस अवेलेबल है। आपको फायरबेस कनेक्ट करना है, आपको फायरबेस के पैकेजेस मिल जाएंगे, 59 पैकेजेस अवेलेबल है, ठीक है। अब ये फायरबेस ऑथ का पैकेज आप में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, जब भी फायरबेस के साथ काम करेंगे तो ये आपके पास कुछ बेसिक पैकेजेस हैं जो आप लाजमी यूज़ कर रहे होंगे। अब हम चलते हैं वापस अपने गूगल फॉन्ट वाले पैकेज की तरफ। गूगल फॉन्ट वाला पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिया था, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो वेलकम टू बूट कैंप 2023 है, इसका जो भी हमारे पास ये लिखा हुआ है, मुझे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। लेकिन मुझे नहीं पता कि गूगल फॉन्ट के पैकेज में मेरे पास कौन कौन से फ़ॉन्ट्स अवेलेबल है, मुझे फ़ॉन्ट्स के नाम नहीं आते। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, गूगल फॉन्ट्स लिखूँगा और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आऊँगा। आई थिंक ये वाली है, ये वाली, तो मैं खोल लेते हैं। हाँ, इनकी ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, fonts.google.com के नाम से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जितने भी मेरे पास गूगल के फॉन्ट्स अवेलेबल है, जो मेरे पैकेज में भी ऑब्वियसली अवेलेबल होंगे, उनको मैं देखूंगा मुझे कौन सा फॉन्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं देखता क्या जॉन साहब में मुझे
मैं ये वाला ऐड करना चाह रहा हूँ। ये वाला तो सेम उसी तरह का हो जाएगा। चलो एंटोन ये वाला ऐड करके देखते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में या अपने ऐप में। ठीक है, उसका नाम क्या था? ANTON। उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, अपनी ऐप में आना है। मेन में आने के बाद जिस भी टेक्स्ट का फॉन्ट आपने चेंज करना है, मैं चाहता हूँ कि इसका मैं फॉन्ट चेंज करूँ। ठीक है, तो मैं इधर आके अपने स्टाइल के आगे जो टेक्स्ट स्टाइल होगा उसको रिमूव करूँगा। उसके आगे मैं लिखूँगा गूगल फॉन्ट्स और इसको मैं क्लिक करूँगा। जब मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, मेरे पास ये ऊपर गूगल फॉन्ट्स का पैकेज ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। ठीक है, मुझे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसके अंदर हम देखते हैं कि हमने क्या चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, उस फॉन्ट का नाम था एंटो। ऐसा चलते हैं कि हम इधर जाके देखते हैं कि गूगल फॉन्ट्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल भी अवेलेबल थी। इधर आए, हम एग्जाम्पल में आए। ठीक है, एग्जाम्पल में आने के बाद हमने यहाँ पे सर्च किया कि हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमने ब्रैकेट नहीं लगानी थी, ब्रैकेट लग के गूगल फॉन्ट्स किया। ठीक है, उसके बाद डॉट लगाया। डॉट लगाने के बाद हमारे लिए एंटोन का ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अपना फॉन्ट तो ऐड कर दिया और ये मैंने कंट्रोल एस दबाया। ठीक है, कंट्रोल एस से भी या फिर ये जो इलेक्ट्रिक वाला साइन आ रहा होता है इसको भी हम यूज़ करके रीलोड कर सकते हैं अपने ऐप को। गूगल फॉन्ट्स, ठीक है, आके डॉट लगा के गूगल फॉन्ट्स का कीवर्ड आपने लिखना है स्टाइल में। उसके बाद आपने आके गूगल फॉन्ट्स का कीवर्ड लिखना है। उसके बाद आपने जो भी आपने यहाँ पे आके अपने अपना फॉन्ट का नाम सेलेक्ट किया था उस नाम को आपने लिखना है। अब क्योंकि आपके पास यहाँ पे नाम कैप्स में शुरू हो रहे हैं, लेकिन आपने जब भी गूगल फॉन्ट्स के कीवर्ड के बाद डॉट लगा के कोई भी नाम लिखना है तो आपने स्मॉल में लिखना है। ये उसका सिंटेक्स इसी तरह है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक ब्रैकेट ओपन होगी और क्लोज भी होगी। उसके अंदर आपने जितने भी अपनी टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट का स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, ये चीज़ें आपने उसके अंदर देनी है। ठीक है, हमने फॉन्ट का साइज दिया था 20 और फॉन्ट का वेट था बोल्ड। इसको हम दोबारा बिल्ड करते हैं ऐप को। उम्मीद है कि हमारा फॉन्ट चेंज हो जाएगा। अगर ना हुआ तो हो सकता है कोई एरर आ रहा हो और मिस्टेक हो रही हो। ऐसा करते हैं, इसको बंद करते हैं। बंद करने के बाद दोबारा चलाते हैं। ओ, ये हो गया चेंज। जैसे ही मैंने बंद किया तो ये हमें शो होने लग पड़ा। ठीक है, क्योंकि आपकी ऐप थोड़ी सी डीबग मोड में होती है और इसका साइज़ भी ज़्यादा होता है और एक चल भी है एमुलेटर पे रही है तो थोड़ी सी स्लो चल रही होती है। अब मैंने गूगल फॉन्ट्स डॉट एंड ऑन किया। ठीक है, उसका साइज़ ऐड हो गया और बोल्ड में ये थोड़ा सा ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। जब तक हमारी ऐप बिल्ड होती है, बिल्ड होने के बाद हम इसको नॉर्मल में कर देंगे ताकि इतना ज़्यादा बोल्ड अच्छा नहीं लग रहा। तब तक हम जब तक हमारी ऐप बिल्ड हो रही है तब तक हम बाकी पैकेजेस जो हमारे पास अवेलेबल हों, जिनको आप कभी यूज़ कर सकते हो, उनको थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब फर्ज करें मुझे
आपने सप्लाई स्क्रीन देखी होगी, जब भी हम इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप को ओपन करते हैं ना, तो हमारे पास फॉर इंस्टेंस एक या 1-2 सेकंड के लिए ना एक स्क्रीन आती है जिसके ऊपर सिर्फ व्हाट्सएप लिखा होता है और उसका लोगो होता है, या इंस्टाग्राम होता है उसका लोगो होता है, ठीक है, कभी नोटिस कीजिएगा। उसको हम कहते हैं सप्लाई स्क्रीन। जिन लोगों को पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको अब पता चल जाएगा, वो नोटिस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने जिस तरह ये ऐप यहाँ पे चल रही है, ठीक है, ये हमारे पास लोगो आया, लोगो आने के बाद हमारी स्क्रीन चल रही है। अब अगर हम इस पैकेज को एक्सप्लोर करें, एनिमेटेड सप्लायर स्क्रीन अगर हमने ऐड करनी है कि हमारी सप्लायर स्क्रीन ऐसी हो जो एनिमेट भी करें, तो यहाँ से पहले लोगो आ रहा है लेफ्ट से राइट, ठीक है, और नीचे से ऊपर एक जो भी आपकी कलर की थीम है उस लिहाज से आपका कलर एक आ रहा है ताकि वो ऐड हो जाए। इसमें हमारे पास ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इन्होंने काफ़ी अपने पैकेज के बारे में बताया हुआ है कि हम इस पैकेज में ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने अपनी मेंटेनेंस के बारे में भी बताया हुआ है कि इसको आप खुद ही बुकेट डेफिनेशन टाइप चीज़ लिखी हुई है, आप इसको खुद ही पढ़ लीजिएगा। इस पैकेज को यूज़ करने का तरीका भी बताया हुआ है। जब भी आपके पास बिल्ड का फंक्शन होगा, उस बिल्ड के फंक्शन के अंदर आपने रिटर्न में एनिमेटेड सप्लायर स्क्रीन रिटर्न करवा लेनी, और इसके जो पैरामीटर्स होंगे, ठीक है, उनको आपने देख लेना है। जो जो चीज़ें आपने ऐड करनी होंगी वो उनको आपने ऐड कर लेना है। स्प्लैश में हमारे पास एक इमेज उन्होंने ऐड की हुई है। अगली स्क्रीन जो भी सप्लाई स्क्रीन ख़त्म होने के बाद, क्योंकि सप्लाई स्क्रीन हमारी 2-3 सेकंड की होती है, उसको ख़त्म होने के बाद अगली स्क्रीन कौन सी होगी, यहाँ पे उन्होंने मेन स्क्रीन ऐड की हुई। हो सकता है आपकी होम स्क्रीन हो सकता है आपकी लॉगिन स्क्रीन हो, या वेलकम स्क्रीन हो, कुछ भी हो सकता है। अब सप्लाई ट्रांजिशन उन्होंने ऐड की हुई है, जो हमारा लोगो इस साइड से आ रहा है, या आने के बाद हमारी जो स्क्रीन नीचे से ऊपर जा रही है, रेड कलर जो हमारा जा रही है इस साइड में, लेफ्ट से राइट आ रहा है, तो ये उन्होंने सप्लाई से ट्रांजिशन भी बताई हुई है, और साथ में उसकी पेज ट्रांजिशन भी बताई हुई है। ये उन्होंने पैकेज को यूज़ किस तरह करना है तो काफ़ी डिटेल में उन्होंने बताया हुआ है। तो इस तरह काफ़ी पैकेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तब तक हमारी ऐप भी बिल्ड हो गई है, और इसका हम बोल्ड रिमूव कर देते हैं फ़ॉन्ट को, इसको हम रीलोड करते हैं, तो हमारे पास ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इस टाइप पे। अब ये लेटर हमारे पास है तो थोड़े ऐसे ज़्यादा हैं, तो इस पे अगर हम लेटर स्पेसिंग कम करते हैं, लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं, तो ये खुद थोड़ा थोड़ा खुला हो जाएगा, क्योंकि फ़ॉन्ट थोड़ा सा कंजेस्टेड में लग रहा है। तो मैंने इसमें लेटर स्पेसिंग ऐड करके खुला कर दिया लेटर के दरम्यान में जो भी स्पेसेस थी। तो आज हमने, अगर हम रिवाइज करें तो आज हमने अपने कॉलम्स देखे, ठीक है, जो हमारे पास चीज़ें प्लेस करने के लिए काम आते हैं टॉप टू बॉटम। उसके बाद हमने रोज देखी जो हमें चीज़ें प्लेस करने के लिए लेफ़्ट टू राइट काम आती हैं। उसके बाद हमने देखा कि इनको सेंटर कैसे करते हैं, इनके मेन एक्सिस क्रॉस एक्सिस क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किसी भी बटन को नेविगेट कैसे करवाते हैं, या किसी भी विजेट को पे क्लिक करने से या डबल क्लिक या लॉन्ग प्रेस करने से हम नेविगेट कैसे करवा सकते हैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे। उसके बाद हमने देखा कि स्टैक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्क्रीन्स फ्लटर की स्क्रीन्स किस तरह हम स्टैक के थ्रू हम नेविगेट वगैरह करवा सकते हैं, किस तरह हम वो कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन नेविगेशन में फ्लटर में यूज़ होता है। उसके बाद हमने देखा कि हम किस तरह एक फ़ोल्डर बनाते हैं और उसके बाद या डायरेक्टरी बनाते हैं, उसके अंदर पिक्चर ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम pubspec.yaml वाली फ़ाइल में जाके उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ज़्यादा पिक्चर्स भी हैं ना, आपके पास 10 पिक्चर्स हैं, एसवीजी हैं या आइकन्स आपके पास एसेट में आपने ऐड की हुई हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसके आगे हर किसी का नाम अलग-अलग लिखें। एसेट्स के आगे आप अपनी स्लैश डाल देंगे तो भी आपका उसको पता चल जाएगा एसेट के फोल्डर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसने वो कॉन्फ़िगर कर लेनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास 10 चीज़ें हैं तो आप 10 का ही नाम डालने बैठ जाएं। और हमने देखा कि ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट होती है कि pubspec.yaml में आपके जो अलाइनमेंट इंडेंटेशन है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए।
1 टैब की इंडेंटेशन होनी चाहिए और यहाँ पे आपकी 2 टैब की इंडेंटेशन होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि एक इमेज डॉट एसेट के अंदर हम किस तरह अपनी एसेट वाली इमेज को ऐड करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि पैकेजेस क्या होते हैं, पैकेजेस को कहाँ से लेना है आपने, पैकेजेस को हमने कहाँ से लेना है, कहाँ से हमने इसको सर्च करना, ठीक है, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है, किस तरह कौन सा पैकेज यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं यूज़ करना आपने अपनी ऐप को अच्छा बनाने के लिए। उसके बाद हमने गूगल फॉन्ट्स के पैकेज को देखा एक एग्जांपल के तौर पे, और फॉन्ट्स ऐड करने के लिए, क्योंकि जब भी आप कोई भी ऐप बनाएंगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी कलर्स होते हैं, आपके फॉन्ट्स होते हैं, आपके टेक्स्ट होता है, ठीक है। अब आपका ऐप जिस हिसाब की है उस हिसाब से आप अपना फॉन्ट वगैरह ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। आप सिंपल फॉन्ट से ऐप बनाएंगे तो आपकी वो थोड़ी सी ऐप ओल्ड लुक देगी आपको, तो उसके लिए फ़ॉन्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन सा भी आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगे आप पैकेज यूज़ करें। उसके बाद गूगल फ़ॉन्ट का कीवर्ड लिखें, कीवर्ड लिखने के बाद आप उस फ़ॉन्ट का नाम दें, उसके बाद उसकी ब्रैकेट में उसका जो भी साइज़ वगैरह हो वो दे दें, ठीक है। तो आज हमने 4-5 चीज़ें देखी इसके बारे में। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। यूनस खान ने कहा हुआ है इंकवेल भी, हाँ, जिस तरह हम जेस्टर डिटेक्टर्स यूज़ करते हैं ना, इसकी जगह मैं इंकवेल का विजेट भी यूज़ कर सकता हूँ, सेम चीज़ है, लेकिन मैं ज़्यादातर जेस्टर डिटेक्टर ही यूज़ कर रहा होता हूँ, तो दोनों सेम चीज़ हैं। शायद थोड़ा सा डिफरेंस हो, सर्च कीजिएगा, लेकिन मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ। हुमैरा के कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे, अगर किसी ने पूछना है तो वो पूछ सकता है। आप स्क्रीन शेयर कर दें, मैं पढ़ के क्वेश्चंस को रीड करके उनके आंसर करता जाऊंगा। हमारे पास टाइम है अभी क्वेश्चन आंसर के लिए। यस, तो गाइज अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप चैट में क्वेश्चन लिख दें, जुबैर आंसर कर देंगे। चैट मुझे शो होगी सबकी आज? आप दोबारा रिपीट करो। चैट मुझे शो होगी सबकी आज? कुछ लोगों की तो हो रही है शो। यस यस, सबकी हो। ठीक है, मैं स्क्रीन अपनी ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं इनके क्वेश्चंस के आंसर करता रहता हूँ, बल्कि तब तक स्क्रीन में शेयर ही कर रहा हूँ। सर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्ट, लेट एंड फाइनल कीवर्ड? अब कॉन्स्ट का कीवर्ड डार्ट में भी यूज़ होता है। आपने ये जो कॉन्स्ट, लेट और फाइनल के कीवर्ड पूछे, लेट का कीवर्ड जो है ना वो जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है। जावास्क्रिप्ट के अलावा शायद ही लेट का कीवर्ड कहीं पे यूज़ हो, ठीक है। कॉन्स्ट का जो सबसे मेन चीज़ है ना, उसका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल भी होता है और उसका स्कोप लोकल भी, उसका स्कोप ग्लोबल होता है, ठीक है। आप कहीं पे भी लिखेंगे कॉन्स्ट के वेरिएबल को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट जिस वेरिएबल के साथ लगा होगा आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेट का जो कीवर्ड है उसका ये होता है कि आप उसको जिस स्कोप के अंदर, जिस ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर करेंगे, लेट का स्कोप उसी ही ब्रैकेट के अंदर या उसी ही स्कोप के अंदर आप उस लेट के वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। इफ़ के बॉडी के अंदर अगर आपने लेट लिखा हुआ है और उसको कोई वेरिएबल दे के उसको कोई वैल्यू इनिशियलाइज करवाई हुई है, तो आप इफ़ की बॉडी से बाहर नहीं उसको यूज़ कर सकते। तो लेट का ये सीन होता है। उसके बाद फाइनल, फाइनल और कॉन्स्ट तकरीबन सेम चीज़ें ही हैं। कुछ लैंग्वेजेस में आप कॉन्स्ट यूज़ करते हैं, कुछ में आप फाइनल यूज़ करते हैं। फाइनल का भी वही मतलब है कि आपने एक दफ़ा लिख दिया और ये फाइनल है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। डायनामिक कीवर्ड का मतलब होता है कि जिसमें जो एक दो चीज़ें हैं, दो कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास, एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनामिक। स्टैटिक में हमारे पास चीज़ें चेंज नहीं हो रही होती, डायनामिक में हमारे पास चीज़ें चेंज हो रही होती है। अब वो चीज़ें जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो कुछ भी हो सकता है, आपकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो डायनामिक में चेंज हो रही होंगी विद जैसे जैसे आपका टाइम गुजरेगा। बट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नल सेफ्टी। अब बहुत सी लैंग्वेजेस में
और काफ़ी जो थोड़े से पुराने फ्रेमवर्क हैं उनमें ये इशू था, जो आपके नल सेफ्टी का मतलब है कि उनमें इस तरह इशू था कि अगर आपका कोई भी वेरिएबल नल है, मतलब आपने किसी वेरिएबल को किसी भी जो भी आपके पास कीवर्ड है या कोई भी वेरिएबल है इन शॉर्ट, ठीक है, उसको आपने कोई वैल्यू नहीं दी हुई उस टाइम के लिए, ठीक है, मैं फर्स्ट करें ईमेल का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, लेकिन मैं उसको कोई इनिशियल वैल्यू ही नहीं देता, यानी उसको मैं नल रख देता हूँ, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि उसके पास कोई वैल्यू नहीं है तो वो एक गार्बेज वैल्यू स्टोर करने पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं उस अब जो फ्लिटर है ना वो फुल नल सेफ्टी इस टाइम पे 100% नल सेफ्टी आपको प्रोवाइड करता है। इसका ये मतलब है कि अगर आपका कोई भी वेरिएबल खाली है, उसको कुछ भी वैल्यू ही नहीं है इनिशियली, तो वो क्या आपको एरर देने लग पड़ता है, ठीक है। आपको ज़रूरी है कि उसको कुछ ना कुछ वैल्यू पहले दो। सर राउटिंग 2.0 का बता दें। राउटिंग 2.0 इतना फ़र्क नहीं है 1.0 जो पुरानी वाली राउटिंग थी और 2.0 में कुछ चीज़ें चेंज हैं, उनको आपको गूगल करना पड़ना है, ठीक है। इतना फ़र्क नहीं है, अगर आपने राउटिंग पुरानी वाली राउटिंग यूज़ की हुई है ना तो इतना फ़र्क नहीं है। अब अक्सर लोग नेविगेशन यूज़ करते हैं, जिस तरह आज हमने देखी थी, अक्सर लोग राउटिंग यूज़ करते हैं। राउटिंग होती है, मैं आपको राउटिंग की यहाँ से स्क्रीन दिखाता हूँ। जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको भी एक बार रीड कर लीजिएगा स्क्रॉल करके। ठीक है। अब राउटिंग का कॉन्सेप्ट आपका इस तरह होता है कि आपने मटेरियल ऐप के अंदर ना अपने राउट्स बताए होते हैं, ठीक है। राउट्स सेम वही चीज़ है जिस तरह आपके पास ये स्लैश लगा के नहीं, आपके पास ये वेब में राउट्स होता है। अगर आपने वेब के कॉन्सेप्ट से पूछ रहे हैं या जिन लोगों ने वेब के कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे तो उनके पास ये स्लैश लगा के हर चीज़ के राउट्स होते हैं। राउट्स का मतलब रास्ते, ठीक है। तो हमारे पास फ्लटर में भी राउट्स का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें ये चीज़ें थोड़ी सी फ़र्क थी पहले, आई थिंक। लेकिन अगर तो आप स्लैश डाल के आप फर्स्ट स्क्रीन का नाम, ये इन शॉर्ट हम मैपिंग कर रहे हैं यहाँ पे। अगर अकेले मेरे पास स्लैश कहीं पे मैं यूज़ करूँगा ना नेविगेट करवाने के लिए, जिस तरह ये हुआ कि मैं नेविगेशन करके सेकंड पे पुश करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो मेरे स्लैश सेकंड है उसका मतलब है कि मेरी सेकंड स्क्रीन है। अगर मैं सिर्फ स्लैश पे नेविगेशन या राउटिंग करवाना चाह रहा हूँ तो उसका मतलब है फर्स्ट स्क्रीन है। तो अगर ये तरीका यूज़ करना चाहिए तो ये भी कर सकते हैं, या जिस तरह आज हमने देखा राउटिंग वाला तरीका वो भी यूज़ करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। दोनों ही आपके लिए जिस तरह आपने यूज़ करने हो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चन ऊपर जाते। सर्कुलर एवटार, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे आज यूज़ किया है image.lz, ठीक है, इसकी जगह हम वैसे सर्कुलर एवटार भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास सेम इसी तरह ही इसको हमने एक विजेट देना है, ठीक है। चाइल्ड को एक हमने विजेट देना है, तो हम इसी विजेट को कॉपी करके चाइल्ड में दे देते हैं, ठीक है। तो यार जो भी हमारी पिक्चर है वो सर्कल में आने लग पड़ेगी, जिस तरह आपके पास होता है आपकी डीपीज वगैरह डिस्प्ले पिक्चर्स जो आपकी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे लगी होती हैं, वो वहाँ पे आपके पास एक सर्कल में शो होने लग पड़ती हैं, जो ये इस तरह। अब अगर आपने इसका साइज़ ज़्यादा करना है तो रेडियस अगर आपने इसका ज़्यादा करना है तो आप इसका रेडियस भी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी अब आप करना चाहे, अगर मैंने 16 किया तो और कम हो गया, 36 करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है। तो आपकी पिक्चर, आपको जब पता है कि आपकी पिक्चर सर्कल में आपने शो करवानी है तो आप सर्कुलर एवटार के अंदर इस image.asset या image.network को यूज़ कर लेंगे। सर मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर यूज़ किया तो आइकन स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा, क्या रीज़न हो सकता है? आपने आइकन
जो भी डाला है ना, ठीक है, जिसको भी आप आइकन कह रहे हैं, वो आपने चिल्ड्रन के अंदर अगर डाला होगा और मेन एक्सिस आपने यूज़ करना है इस चिल्ड्रन के ऊपर, इस जगह पे, ठीक है। मेन एक्सिस अलाइनमेंट यूज़ करने के बाद आपने कॉमा लगा के नीचे चिल्ड्रन लिखना है, ठीक है। चिल्ड्रन के अंदर जो भी आपका आइकन होगा, जिसको भी आप आइकन कह रहे हैं, आपका जो भी इमेज वगैरह कुछ भी होगा, तो आपका ये वर्क करेगा। आई थिंक आपने इसकी प्लेसमेंट कहीं पे ऊपर नीचे कर दी होगी। इसके बाद सर इन GitHub शुड बी पुश आवर प्रैक्टिस प्रोजेक्ट एज वेल, जस्ट कंप्लीट। GitHub में अगर आप एक लाइन का भी कोड लिखते हैं ना, GitHub में पुश कर दिया करें। अगर मैंने एक लफ्ज़ भी लिखा है ना आज, ठीक है, मैंने ये भी लिखा है, ठीक है, मैं GitHub पे पुश कर दूंगा। जितना आपका GitHub एक्टिव होगा, आपको जॉब के लिए, आपको प्रोजेक्ट्स के लिए उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। जो भी आपका रिक्रूटर होगा, आजकल के दौर में आपके CV, रेज्यूमे और आपके पेजेस देखने का किसी के पास टाइम नहीं है। वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाते हैं, आपके GitHub पे जाते हैं और वो देखते हैं। इस टाइम पे जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पे जाके भी मैंने अपना GitHub का प्रोफाइल ही सबसे पहले दिखाया है कि ये मेरी GitHub है, यहाँ पे मेरे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स भी पड़े हैं, मेरे मेरे एक स्क्रीन का कोड भी पड़ा हुआ है, ठीक है, और मेरे पूरे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी पड़े हुए हैं, जिसमें मेरे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो GitHub पे जितनी ज़्यादा चीज़ें पुश हो, उतनी ही ज़्यादा आपके पास अच्छी बात होती। इसके बाद हम ऊपर जाते हैं। Column works from top to bottom, so column main axis will be from top to bottom and cross ऐसे alignment। yes, ऐसे ही होगा। राइट टू लेफ्ट नहीं, ये लेफ्ट टू राइट होगा, ठीक है। आपके इस साइड से इस साइड वाली साइड पे, लेफ्ट से राइट पे, उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे।